जय श्री राम। योगेश अनंत काली का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, पानीपत सीरीज होने के बाद आज 45 एपिसोड से ज़्यादा हो गए हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हम बार बार ये उत्तर पूर्व की बात क्यों करते हैं। 1760, 65, 70 ये हमारी सुई इन्हीं वर्षों के इर्द गिर्द आज क्यों घूम रही है, आपको समझ में आया होगा। भाई, अंग्रेजों ने इस 10-15 साल में जो किया वो पेशवा या कोई अन्य मराठी सरदार कभी नहीं कर सके, ये मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको कहा था कि श्री शिवराय का वो दिव्य संकल्प 1750 के बाद मानो सभी मराठा सरदार भूल चुके थे। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अंग्रेजों ने मित्रों भारत में जहां जहां भी पांव रखा, आज भी 100% मानसिक दृष्टया 100% आज वो वहां से नहीं गए हैं। आप कलकत्ता अगर घूमे हो तो घूमो, 2-4 दिन रहो और मुझे बताओ, आज भी वो कोलकाता में जीवित है। बक्सर के हार के बाद मित्रों अवध का नवाब शुजा की पूरी कमर टूट पड़ी थी। फिर से खड़े रहने की कोशिश करके उसने होलकर और शहाबुद्दीन यानी वजीर गाजीउद्दीन की जो टूटी फूटी जमा की हुई फौज थी ना, उनसे मदद ली और इस मोमिन भानुमती ने अपना नाकाम कुनबा जोड़कर अंग्रेजों के विरुद्ध नाकाम कोशिशें शुरू की। उनके सामने कौन था? सामने था अंग्रेज सेनानी फ्लेचर। अब ये फ्लेचर युवा था, आत्मविश्वास से लबालब भरा था, अभी चुनारगढ़ जीत के आया था। और चुनारगढ़ जीतने के बाद तो फ्लेचर शुजा से आर पार के मूड में था, तो शुजा के पीछे लगा हुआ था। प्रयागराज जीतने के बाद अब इन संयुक्त फौज यानी होलकर, शहाबुद्दीन और शुजा की जो संयुक्त फौज थी, उसके पीछे फ्लेचर जहानाबाद अभी जिसे कहते हैं, वहां तक उनके पीछे पड़ा। मल्हारबा तो अखंड वो जो अंग्रेजी पीछे दौड़ने वाली, जहानाबाद तक दौड़ने वाली अंग्रेजी फौज थी, उनके आजू बाजू से, मुख्य फौज के आजू बाजू से गनीमी कावा करते रहे। अंग्रेजों का इससे नुकसान भी जरूर हुआ है, लेकिन अंग्रेज और फ्लेचर पीछे हटने को अब बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने कहा कि फ्लेचर आर पार के मूड में ही अब आया था। भाई, लोगों की नजर में आप भी समझ जाओ, लोगों की सामान्य की नजर में फ्लेचर की अंग्रेजी फौज अब भारत में अधिकृत मुगल फौज हुई थी, क्योंकि उनके पास तो मुगल बादशाह का फरमान था। फ्लेचर ने मित्रों एक मैदान में इस संयुक्त फौज को फंसा दिया और धड़ाधड़ उन पर तोपें चलवाई। अब आधुनिक तोपों के सामने मैंने पूरा पानीपत के समय भी आपको कहा था, ये पुराना गनीमी कावा हमारा पूरा का पूरा धराशायी हो गया। 3 मई 1765 को कूरा के मैदानों में अंग्रेजों ने मल्हारबा को आसमान दिखा दिया। याद रखें मित्रों, अर्काट में भी बुशी ने यही किया था और तोपों की मदद से किया था। और अब जाके मई 2025 में देखो, मई 2025 में हमारे वीरों ने क्या किया।
अपना करतब तो दिखाया, जलवा दिखाया ना। बस नए तकनीक के आगे मित्रों पुरानी हर योजना, हर तकनीक को कार्यान्वित अगर करना हो तो आप ये समझ ले कि उससे पहले आपकी हार पक्की है, ये तय है। अप्पाजी राम ने पुणे में पुरंदरे जी को युद्ध भूमि से एक पत्र भेजा है। पत्र की तारीख है 27 जून 1765। ये अप्पाजी राम मल्हार राव के साथ कूरा और कालपी दोनों जगह फौज में था। अब इसने 27 जून 1765 को एक पत्र लिखा है सरदार पुरंदरे को पुणे में। फिरंगी अचानक सामने आया, संग्राम भीषण हुआ। हमारे पास 400-500 घुड़सवार थे, 50 से ज्यादा ऊंट थे और 3 तोपों ने हमारा साथ दिया। हम घेरा डाल के वहां बैठे हुए थे। इतने में खबर मिली कि रोहिला पठान भी वहां से निकले हैं। हम तुरंत कालपी पहुंचे तो यहां से गंगाधर पंत चंद्रचूड़ यानी तात्या फौज को लेके रोहिला का सामना करने के लिए निकल पड़े। वहां भी कालपी के पास आमने सामने उनकी लड़ाई हुई। मित्रों ये वही काल है मई 65 में कि अहिल्याबाई होलकर जो है ये तीर्थ यात्रा पे मथुरा वृंदावन निकल चुकी थी। लेकिन ये हमारे मल्हार बा ससुर जी, अब ससुर जी को विधवा का देव दर्शन शायद रास नहीं आया, क्योंकि उन्होंने 4-5 पत्र अहिल्याबाई को लिखे हैं और सारे पत्रों में अहिल्याबाई को खरी खोटी सुनाई है। और एक पत्र में तो ये खरी खोटी सुना के अपने बहू को ग्वालियर जाके युद्ध साहित्य जमा करने की आज्ञा भी मल्हार बा ने की है। पत्र उपलब्ध है, आप देख सकते हो। मैंने पिछले एपिसोड में मात्र अहिल्या देवी का युद्ध साहित्य जमा करने का उल्लेख आपसे किया था, ये उसकी डिटेल है। आगे हमारे अप्पाजी राम लिखते हैं, फिरंगी के पास 2 पलटने, 1400 घोड़े, 400 ऊंट, तीर की कैंचियां और 25 निशान थे, यानी फ्लेचर बड़ी तैयारी के साथ निकला था शायद। फिरंगी नदी किनारे गांव में थे। तात्या और हम उनसे 15 से 20 किलोमीटर दूर थे, लेकिन हम जहां थे वहां पानी बिल्कुल नहीं था। पानी के कमी होने के कारण हम घूम के कालपी पहुंचे। कालपी में हमने नाकाबंदी कर ली। फिरंगी नावों से यमुना पार करके हम पे आया। तोपों ने हाहाकार मचाया। 5 घटिका युद्ध चला। यमुना के कीचड़ और कीचड़ में पैदा हुए छोटे झाड़ों से हमारे घोड़े नाकाम हो रहे थे। मित्रों यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बीहड़ होता है ना, नदी के तीर पे सारा कीचड़ होता है और वो कीचड़ में छोटे छोटे झाड़ उगते हैं। असल में ये जो झाड़ होते हैं ना, उनके जो रूट होते हैं वो रूट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ताकि जब घोड़ा उस पे चलता है तो घोड़े में पाँव रखने को परेशानी होती है। तो हमारे तात्या के जो फौज के घोड़े थे वो इस कीचड़ में नाकाम हो रहे थे। हमें उनके साथ चलने में दिक्कत हो रही थी। रफ्तार ना के बराबर रह गई थी। फौज की रफ्तार कुछ नहीं रह गई थी। फिरंगी ने फंसे हुए फौज पर अचूक निशाना साध लिया। तुरंत उन्होंने कालपी कब्जे में ले लिया। फिरंगी वहां से फिर लौट के प्रयागराज चला गया। वो जाने के बाद हमने फिर से कालपी पे कब्जा किया और यहाँ से हम उमरगढ़ गए। वहां बंदोबस्त बढ़ा के हम अभी ग्वालियर के रास्ते पे हैं। ये अप्पाजी राम का पत्र है।
मित्रों, मेरे ख्याल से ये पत्र एक प्रकार से हमारे लिए अप्पाजी राव ने किया हुआ इतिहास लेखन ही लगता है। प्रयागराज से फिरंगी को बंगाल भेजने की मनीषा से होलकर कालपी से निकले थे, सही है। लेकिन असल में मराठा कालपी को भी बचा नहीं पाए। बताओ, 22 मई को फ्लेचर अपने टुकड़ियों के साथ थोड़ा सा आगे साहस दिखा के आगे बढ़ा। उसने यमुना पार की और यमुना पार करके कालपी के साइड होलकरों का जो शिविर था ना, फ्लेचर ने उस पे हमला किया। मल्हार बाग को अपने शिविर से निकाल के दूर जाने के लिए फ्लेचर ने मजबूर किया, यानी फ्लेचर ने मल्हार बाग का वो शिविर लूट लिया। अब वहां से फ्लेचर फिर आगे प्रयागराज मुड़ा है। शायद आगे जाने से उसे फौज के साथ फंसने का बहुत बड़ा डर था, क्योंकि रोहिलाखंड शुरू हो जाता था, तो इसलिए फ्लेचर फिर पीछे मुड़ा। इस कूरा जहानबाद और कालपी के हमलों में मित्रों, गाजीउद्दीन और शुजा के मोमिनों को फ्लेचर ने पूरा ध्वस्त कर लिया। सारा उनका सामान, युद्ध साहित्य जो था, वो जब्त करके मोमिनों को फ्लेचर ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। इस पूरे एपिसोड में 2 चीजें हुई। पहली चीज, पूर्वांचल में लोगों को अंग्रेजों की ताकत का, उनकी क्रूरता का परिचय हुआ। दूसरी चीज, गनिमी कावा की युद्ध नीति बदलते काल में नाकाम हो गई। उस युद्ध नीति की जो मर्यादा थी वो बदलते काल में स्पष्ट हो गई। लेकिन हमारे मल्हार बाग तो हठकर्मी थे। हाँ, पानीपत को याद करो, पानीपत में भी तो यही हुआ था। हाँ, ये गनिमी कावा और ये युद्ध नीति के चलते ही सदाशिवराव भाऊ और मल्हार बाग ने बड़ी जोरदार बहस हुई थी। मैंने बताया था, आपको याद होगा। कूरा में भी अब यही हुआ। लेकिन मल्हार बाग को इस हार से इतना तो 100% समझ आया कि भाई मेरा काल अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि इसके बाद बस 1 साल के अंदर मल्हार बाग का दुखद निधन हुआ। सीधी बात है भाई, गलत समय, गलत योजना बना के आपने अंग्रेजों की नींव पूर्वांचल में भी मजबूत करने का काम किया है, और ये आपका गुनाह है, ये आपने अपराध किया है मल्हार बाग। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। और वहाँ चुनारगढ़ और प्रयागराज में शासन तो असल में अब अंग्रेजी करने लगा था। सब जानते हैं कि अंग्रेजी करने लगा था। ठरकी मुगल मोमिन जो था वो तो कठपुतली बना हुआ था, और अंग्रेजों ने स्वार्थ के चलते उसको घोड़ी पे बिठाया था। ये भी हम जानते हैं, क्योंकि दिल्ली लौटने की उसमें बिल्कुल क्षमता नहीं बची थी। बची क्या थी, उसमें थी ही नहीं। बची तो तब होती जब पहले थी, और अब हार के बाद नहीं बची, उसमें थी ही नहीं। वो मित्रों, वो गन्ना होता है ना, गन्ने का सारा जूस निकाल के गन्ने के जो छिलके बचते हैं, वो छिलके सूखने के बाद, अब हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, लेकिन मराठी में चिपाड़ कहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारा ठरकी मुगल गन्ने का वो चिपाड़ बन गया था। शाह आलम चिपाड़ बन गया था, ऐसे मैं मानता हूँ। मित्रों, और एक चीज हुई। गत 25-30 साल से भारतीय क्षितिज पे जो होलकरों का सूर्य का तेज, उसकी आभा जो दिख रही थी ना, वो सूर्य ही अस्तगत हुआ 1765 में। वो सूर्य ही अब निस्तेज हुआ। अब सूर्य निस्तेज हुआ तो हम समझ सकते हैं कि बाकी के ग्रहों का क्या होगा।
जैसे हमारा वजीर गाजीउद्दीन, शुजा, नजीब, इनके सामने तो स्वयं अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। सारे असमंजस में पड़े थे, भाई अब क्या करे, क्योंकि उनके सामने था अंधकारमय भविष्य। वैसे तो मित्रों अंधकारमय भविष्य सारे उत्तर भारत को डराने लगा था 1765 आते आते। सबसे पहले अपने बिल में, अपने हरम में जाके छुपने वाले आप सभी को मालूम है कौन थे? चवन्नी, छाप, चिरकुट, मोमिन, नवाब। 1, 2, 5, 10 स्क्वायर किलोमीटर, 25 स्क्वायर किलोमीटर की जागीरदारी और उससे बने ये चिरकुट नवाब, ये सबसे पहले बिल में छुप गए, हरम में छुप गए, है ना। और यही मित्रों कारण है कि 1947 में सरदार साहब को हमारे 563 रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए कष्ट उठाना पड़ा। ये सारे अंग्रेजों के पदकमल का पानी आचमन कर रहे थे तकरीबन 100-125 साल। इसीलिए 1947 में ये 563 रियासतें टिक पाई। पेशवा की टिकी नहीं, शुजा की टिकी नहीं, जो अंग्रेजों से लड़े ना उनकी सारों की जब्त कर ली गई, लेकिन जिसने अंग्रेजों के पांव दबाए उन सभी की रियासतें 1947 तक बची रही। ये हमारे मल्हार बाग की जब हार हुई मित्रों कालपी और जहानाबाद में, उसके बाद शुजा ने इसी मामले में अहमद शाह बंगश को बुलाया था और बातचीत करते करते अहमद शाह बंगश को उसकी राय पूछी थी। 2 टूक सीधा जवाब शुजा को बंगश से मिला। बंगश ने कहा था कि प्रयाग हाथ से निकल चुका है, अगली बारी लखनऊ की है। सद्य हालात को अगर देखा जाए तो हमारा निभाव कठिन दिख रहा है। दूसरे और तीसरे की मदद की अपेक्षा आप कृपया मत रखें। बेहतर होगा कि आप में अगर हिम्मत है तो खून के आखिरी कतरे तक लड़ना पड़ेगा। जीतो तो गाजी, मरे तो शहीद होंगे। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो अहमद शाह बंगश कहता है, अगर आप में हिम्मत नहीं है तो सीधा अंग्रेजों के सामने लेट जाओ। अंग्रेज जो कहेंगे वो मरते दम तक वही करते जाओ, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। वंदे मातरम।